नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों की ओर। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी, जबकि सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं, जबकि 884 टेबल लगाई गई हैं। उत्तराखंड में और पूरा भारत देश में 4 जून को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। उत्तराखंड में क्योंकि पोस्टल बैलेट ज्यादा है, सो 8 बजे पोस्टल बैलेट से शुरू होगी। तत्पश्चात 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की काउंटिंग शुरू होगी। हमारे पास लगभग 1 लाख पोस्टल बैलेट वोट्स है। उसके बाद ईवीएम का जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट 58% पोलिंग हुआ है। सो सारी हमारी जो पोलिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है, काउंटिंग पर्सनल की नियुक्ति हो गया है। और पुलिस हमने 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, आउटर पेरीमीटर, मिडिल पेरीमीटर और इनर पेरीमीटर। इनर पेरीमीटर में सेंट्रल पैरामिलिट्री रहेगी और आउटर सेकंड पेरीमीटर में हमारे स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्स रहेगी। और भारत सरकार की चुनाव आयोग की जो नियम है, उसको हमने सारी पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के साथ कल मीटिंग हो गया है विभिन्न जिलों में वहां पर, और सबको क्या नियम क्या है ये सारी चीज उन लोगों को समझा दिया गया है। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होनी है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां लगातार जारी हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड बीजेपी भी मतगणना को लेकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि मतगणना को लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में वर्चुअल माध्यम से बैठक की गई है, जिसमें पदाधिकारियों को विधानसभा वॉर काउंटिंग टेबल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। काउंटिंग का जो सिस्टम है, विधानसभा वाइज टेबल लगती है, जिला केंद्रों पर काउंटिंग होती है। उसके अनुसार जितने जितने टेबल लगेंगे उतने उतने काउंटिंग एजेंट की व्यवस्था पार्टी ने की है। कल ही हम सबकी वर्चुअल मीटिंग थी प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में, उसमें सबका मार्गदर्शन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के सभी काउंटिंग एजेंट बन गए हैं। पूरी तैयारी पार्टी ने की है कि काउंटिंग को बिल्कुल ठीक प्रकार से देखा जाएगा। तो वहीं देहरादून में चल रहे अतिक्रमण अभियान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। नगर निकाय चुनाव की आहट से कांग्रेस अतिक्रमण अभियान को राजनीतिक मुद्दा बना चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 2 धड़ों ने आज नगर निगम से लेकर सचिवालय तक घेराव किया। कांग्रेस का पहला जत्था पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में नगर निगम में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए नगर निगम का घेराव किया गया। तो वहीं पूर्व विधायक राजकुमार ने पहले नगर निगम और फिर डीएम कार्यालय और मुख्य सचिव से मुलाकात कर ज्ञापन देने की योजना भी बनाई। मुख्य मांग यही है कि जो गरीबों को उजाड़ने की बात की कि 16 के बाद के बसे लोग हैं, 16 से पहले वाले हैं, ये मानक कहाँ से तय कर दिया और क्यों उजाड़ रहे? अगर आप इसको छत गरीब को नहीं दे सकते, उजाड़ने का क्या अधिकार है? उजाड़ो तो बड़े बड़े लोगों को उजाड़ो, जिन्होंने बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल बना रखे, उन लोगों को उजाड़ो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन सरकार अपने अधिकार में ले, लेकिन लेगी नहीं कि बड़े नेता, बड़े ब्यूरोक्रेट, मॉल है, होटल है, बड़े बड़े मॉल बड़े बड़े बने हैं उनके, वो सरकारी संपत्तियों को कब्जा कर बैठे। ये बेचारे गरीब अगर सब छुपाने के सारी 5 सदस्य में बैठे तो कहीं अतिक्रमण नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ करो ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो ये सरकार पालन नहीं कर रही, करे हिम्मत है, साहस है। उत्तराखंड में 4 धाम समेत सभी धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। आपको बता दें कि सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा की समीक्षा बैठक में इस तरह के प्लान तैयार करने के दिशा निर्देश दिए थे। वहीं अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की फुल प्रूफ स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए कंसल्टेंसी कंपनी की सहायता ली जाए। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि 4 धाम यात्रा में भी रजिस्ट्रेशन के समय फर्जीवाड़ा देखा जा रहा है।
यात्रा में श्रद्धालु जो है सदियों से आते रहे हैं, श्रद्धा से आते रहे हैं। अब सरकार जो है चार धाम रूट पर जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की बात कर रही है वो तो पहले ही चरमराई हुई है। आप देखिए ना, हरिद्वार में जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना हरिद्वार इस केस में हजारों श्रद्धालु जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो जो जमा पूंजी चार धाम यात्रा के लिए लाए थे वो खर्च हो गई। अब कैसे वो चार धाम यात्रा करेंगे, कैसे अपने गंतव्य को जाएंगे? और चारधाम यात्रा के अलावा अगर अन्य जो है धार्मिक स्थलों के भी रजिस्ट्रेशन की बात सरकार कर रही है तो सरकार ने उसके लिए क्या रोड मैप बनाया है? कह रही कि कंसल्टेंसी एजेंसी ढूंढी जा रही है। तो जो कंसल्टेंसी एजेंसियां पहले से चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन कर रही है वो उस पर तो खरा नहीं उतर रही है। आप देखिए लगातार फर्जी रजिस्ट्रेशनों के भी मामले सामने आए हैं। चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के दौरान अभी तक 12,82,911 श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं इनमें 67 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है और जिसकी मुख्य वजह हृदय गति से रुकनी बताई जा रही है। तो वहीं अब इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए मेडिकल हिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है और साथ ही चारधाम हेल्थ पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। इससे यात्रियों के स्वास्थ्य संबंधित तमाम जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी। तो वहीं विपक्ष की ओर से प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा में सरकार सिर्फ रिकॉर्ड का खेल खेल रही है। उन्हें ना तो श्रद्धालुओं की सुविधा के विषय में सोचने का समय है और ना ही वो कोई पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, चारधाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं और इस बार भी जो है आ रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चारधाम रूट पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए। अब आप देखिए ना, अभी यात्रा शुरू हुई कितने दिन हुए और अभी तक 68 लोगों की जो है मौत की खबरें आ गई हैं। श्रद्धालुओं को इतनी दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और सरकार की जो है स्वास्थ्य सेवाएं कहीं जो है नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री जो है कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार जो है प्रवासी मंत्री बने हुए और ये बात हम जो है यात्रा शुरू होने से पहले से जो है लगातार कह रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कहीं भी जो है सबक नहीं सीखना चाहती है। अब हेमकुंड की यात्रा में हो, चाहे केदारनाथ यात्रा में हो, चाहे गंगोत्री यमुनोत्री, हर जगह श्रद्धालुओं को दुखद स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, चार धामों में वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अब 10 जून तक ये रोक जारी रहेगी। दरअसल पहले से 25 मई तक किया गया था, उसके बाद इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मई की गई, लेकिन अब बढ़ती भीड़ को देखते हुए 10 मई तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। चार धाम में अब वीआईपी दर्शन 10 जून तक इस पर रोक रहेगी। हालांकि आपको बता दें भारी भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन पर भी अब रोक लगा दी गई है और ऐसे में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी होगा और साथ ही अब 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। तो आज चारधाम में लगातार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। चार धामों में अब दर्शन करने के लिए जो वीआईपी श्रद्धालु हैं उनको अब 10 जून तक का इंतजार करना होगा। दरअसल लगातार चार धाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़े। नवीन, आप जिस तरीके से वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक रोक लगा दी गई है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी और किस तरीके से अब जो बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा रहा है? जी जागृति, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा चल रही है और जो श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला है वह लगातार जारी है। जो ये तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है। 30 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और लगातार जो श्रद्धालुओं का चारों धामों में पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, जिसको देखते हुए अब भीड़ ना बढ़ने पाए, इसको देखते हुए अब जो वीआईपी दर्शन है उस पे फिलहाल के लिए अभी 10 तारीख तक रोक लगा दी गई है, क्योंकि लगातार वहां पर जो श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा था और जो वीआईपी मूवमेंट होती है तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को वीआईपी मूवमेंट में मोड़ना पड़ता है, जिस वजह से अब जो 10 तारीख तक अभी रोक लगाई गई है। और जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने
अन्य जो राज्य हैं उनके मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है कि, और उसमें कहा है कि जो भी है वो चारधाम यात्रा में सभी अपना सहयोग करें। और फिलहाल के लिए अभी जो यह रोक है 10 तारीख तक लगाई गई है, और कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने के लिए इस रोक को लगाया गया है, क्योंकि भारी भीड़ है वो लगातार वहां पहुंच रही है, और जिसको देखते हुए यह फैसला लिया गया। और साथ ही जो पंजीकरण की प्रक्रिया है लगातार, चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम चीजों के माध्यम से लोगों से भी अपील की जा रही है कि जो चारधाम यात्रा पे लोग आ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आए, जो तमाम जो गाइडलाइन है उसका पालन करके तभी चारधाम यात्रा करें। तो जो पंजीकरण है उसे अब अनिवार्य कर दिया गया है। अगर जो लोग पंजीकरण नहीं करवाएंगे उन्हें चारधाम यात्रा में आने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल नवीन, और देखिए जिस तरीके से लगातार एक तरफ चारधाम में लोगों की बढ़ती संख्या और उसके साथ ही फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले भी कई सामने आए हैं। अब इसी बीच सरकार ने यह भी बिल्कुल तय कर लिया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम यात्रा के लिए आप नहीं जा सकेंगे, और ऐसे में जो फर्जी रजिस्ट्रेशन है उनको रोका जा सके उसके लिए क्या खास व्यवस्था और प्लान प्रशासन और सरकार की ओर से? जी जागृति, अगर पिछले दिनों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन में है कई फर्जी रजिस्ट्रेशन मिल रहे थे, जिसको देखते हुए अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। कई ऐसी वेबसाइटें पकड़ी गई हैं जो फर्जी तरीके से जो हेली सेवा है उसकी बुकिंग कर रही थी, तो इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो वैध जो वेबसाइट है उसी के माध्यम से सरकार भी अपील कर रही है, प्रशासन भी अपील कर रहा है कि जो वैध जो वेबसाइट है उसी के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करें, चाहे हेली सेवा की बात की जाए या फिर अपने रजिस्ट्रेशन की बात की जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, और यह साफ तौर पर है कि पुलिस प्रशासन भी अब तमाम जो वेबसाइटें हैं उसकी मॉनिटरिंग करने का काम कर रही है। और पिछले दिनों की बात करें तो हेली सेवा की जो तमाम फर्जी वेबसाइटें मिली थी उसे पकड़ने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और भारी तादाद में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं। उनके साथ कोई फर्जी वाड़ा ना होने पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां चारधाम यात्रा को लेकर के एक बड़ी जानकारी, अब 10 जून तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। दरअसल चारधाम यात्रा में आए दिन बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया, और इसी के साथ अब चारधाम यात्रा के लिए आप जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मसूरी के ग्राम दबियाना के आसपास के जंगलों में देर रात को भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने जंगल में लगी आग की सूचना वन विभाग और फायर सर्विस को दी, जिसके बाद वन विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमा भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे देखते हुए देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने देहरादून के दून अस्पताल और जिला अस्पताल यानी कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी के प्रबंधों का जायजा लिया। तो वहीं इस बात पर डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों को फायर सेफ्टी के मानकों के अनुसार प्रबंध रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोनेशन और दून अस्पताल में सभी प्रबंधों की जानकारी ली गई है और जो भी कमियां दिखी हैं उन्हें तत्काल रूप में ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि कल ही राज्य सरकार के द्वारा इसमें एसओपी जारी की गई है, तो मेरे द्वारा भी सभी चिकित्सालयों में उससे संबंधित जो भी मानक अनुसार उपाय किए जाने हैं उसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज मेरे द्वारा सोम जिला चिकित्सालय कोरोनेशन तथा दून चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और वहाँ मेरे द्वारा इससे संबंधित सभी जानकारियाँ भी ली गई। तो जो कमियाँ थी उनको जल्द ठीक कराने के निर्देश भी दिए गए।
तो वही डस्टबिन फ्री देहरादून अभियान के तहत डोर टू डोर कूड़ा उठान को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर निगम को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि वाटर ग्रेस नामक कंपनी को कूड़ा उठान के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन उस कंपनी में बार बार कर्मचारियों के हड़ताल करने की वजह से हर घर से कूड़ा समय पर नहीं उठा पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को देखते हुए हम उन सभी गैर जिम्मेदार कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर आगे की कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, मॉनिटरिंग एजेंसी अपना कार्य कर रही है और उन्हीं के द्वारा अवगत भी कराया जा रहा है कि कितना रूट % कवर हो रहा है। अक्सर देखा गया कि ये जो पिछले दिनों जो वाटर ग्रेस कंपनी को जो हम लोगों ने जो दिया था टेंडर, तो उनके द्वारा जो है और उन्हीं कंपनी में जो बार बार स्ट्राइक होने की वजह से जो है ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो कूड़ा डोर टू डोर उठाना होना चाहिए समय से, वो समय से ना होके जो है लेट होता है, और जिस कारण से जो है जो हमारा डस्टबिन फ्री सिटी का जो उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से उनमें कचरा ना जाए, तो वो कचरा जो है सड़कों पे आ जाता है, जिस कारण से समस्या बन जाती है। यद्यपि पहले से काफी स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु फिर भी कई जगहों पे ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिस कारण से अब हम लोग दोबारा पुनर्विचार कर रहे हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने का आदेश जारी किया गया है। इस बात को लेकर देहरादून के जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने कहा कि ई श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों में से 53,000 लोगों की सूची हमें प्राप्त हुई है जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक हमने 50 से अधिक राशन कार्ड जारी कर दिए हैं और इस अभियान को हमें 10 जून तक पूरा करना है। ई श्रम मंत्रालय की एक पोर्टल है ई श्रम, तो उस पर जो है जिन श्रमिकों के नाम दर्ज हैं उनमें से जनपद के 53,000 लोगों के, ऐसे 53,000 लोगों के सूची हमें प्राप्त हुई है जिनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं। हमने उसमें टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं, हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं और कांटेक्ट करके उनके डेटा इकट्ठे कर रहे हैं और उनसे जानकारी कर रहे हैं कि उनके राशन कार्ड बने हुए नहीं बने हुए। उसमें से जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं तो उनको राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अभी तक हमने 50 से अधिक राशन कार्ड जारी कर दिए हैं और लगातार जारी कर रहे हैं। ये हमारा एक अभियान है जिसे हमें अगले महीने 10 तारीख तक कंप्लीट करना है। चलिए, देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।